बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो अपना जो पॉलिटिकल साइंस आपका 11th क्लास का जो चल रहा है, आज हम उसका 6th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो देखो हमारा कैसा था कि हमारे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट वाला सेक्शन था वो सियासी तसव्वुरात था। उसमें हमने जो 3 लेसन थे, रियासत, आज़ादी और हुकूक, मसावत और इंसाफ। उसके बाद वाला हमारा जो सेकंड सेक्शन है उसमें हमको क्या है, तक़ाबुली हुकूमत और सियासत। उसमें भी हमको 3 लेसन है, 4th, 5th एंड 6th। उसमें से हमने शुरू के 2 लेसन देख लिए हैं, दस्तूरी हुकूमत किसे कहेंगे उसके बारे में, और नुमाइंदगी का तसव्वुर। और साथ ही साथ ये भी याद रखो आपकी, इसमें हम जो कर रहे हैं यानी कि कंपेयर कर रहे हैं कि अमेरिका में या बरतानिया में किस तरह का है और हमारे पास भारत में किस तरह का है। साथ ही साथ हमारा ये भी चल रहा है यानी वो चीज़ें है क्या, पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें है क्या, और उनमें और दीगर ममालिक में और हमारे मुल्क में इसमें क्या फ़र्क है, वो भी हम साथ ही साथ देख रहे हैं। तो आज हमारा जो लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, 6th लेसन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है अदलिया का किरदार। ठीक है, ये आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और पहले तो ये लेसन 12th में हुआ करता था, लेकिन अभी आप लोगों को 11th में आ गया है। तो अदलिया का क्या किरदार है, अदलिया किसे कहेंगे, अदलिया का अलग अलग किस किस्म की नोयत है, किस तरह की उसकी साख्त है, वो सब कुछ हमको इस लेसन में देखना है। ठीक है, तो जो अदलिया का किरदार समझिए। अब देखो कि जैसे कि अदलिया हर जगह इम्पॉर्टेंट रहेगी। अब वहाँ पर हुकूमत जो है जमहूरियत है, यानी जमहूरियत में भी हमने देखा है, दस्तूरी हुकूमत के इसमें हमने लेसन में देखा कि जमहूरियत में भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक पार्लिमानी होता है और एक सदारती। पार्लिमानी हमारे भारत में है, जबकि सदारती अमेरिका में है। तो ये चाहे जमहूरियत की है, दोनों में भी जमहूरियत है, लेकिन उसका थोड़ा सा टाइप्स अलग अलग है। इसको हमने बहुत अच्छे से पिछले लेसन में समझ लिया। तो ये जो पार्लिमानी हो या सदारती हो, अवामी हो या दस्तूरी बादशाहत हो, हर जगह अदलिया इम्पॉर्टेंट है। हर 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 किस्म की कोई भी हुकूमत होगी उसमें अदलिया जो होती है ये एक अपना अहम किरदार अदा करती है। और वो जो दोनों शोबे होते हैं यानी कि हुकूमत के, जैसे कि मुखन्नना एक होता है, आमिला एक होता है। मुखन्नना का काम क्या होता है, मुखन्नना बना किससे है, क़ानून से। ये आप ये वर्ड ऐसा है ना, जहन में रखते चलो तो आपको ये सब चीज़ें हार्ड नहीं जाएगी। मुखन्नना क़ानून, क़ानून से बना है, क़ानून बनाने वाली मजलिस लोकसभा, राज्यसभा। ये वाला इसे क्या कहेंगे, मजलिस मुखन्नना। आमिला अमल करने वाली मजलिस, जिसमें वज़ीर आज़म, उनकी मजलिस वुज़रा वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों शोबों से अदलिया आज़ाद होती है। समझ रहे हो आप लोग, यानी क्या बताया जा रहा है कि अदलिया हर टाइप की हुकूमत में, जमहूरियत में एक अहम इसका किरदार होता है। और वो हुकूमत के जो 2 शोबे हैं यानी कि अदलिया और मुखन्नना, इनसे अलग होती है, इनसे आज़ाद होती है। अब ये अपने ही आप आज़ाद नहीं होगी। हाँ, ये भी एक चीज़ आप ध्यान में रखते चलो। यानी कि हमने सबसे पहले ये जो हमारे जो 3 लेसन चल रहे हैं यानी कि 4th, 5th, 6th। 4th में हमने दस्तूर देखा। दस्तूर में हमने ये देखा कि इसमें मुल्क के बारे में हर चीज़ इसमें डिटेल में लिखी हुई है, चाहे वो शहरियों के हक़ हो, चाहे वो हुकूमत के इख्तियारात हो, चाहे वो अदलिया का किरदार। हर एक चीज़ यहाँ पर बता दी गई और वो देखते हुए ही हमारे मुल्क का इंतज़ामिया चलता है। ठीक है, तो वो वहाँ पर यानी कि दस्तूर में ये बता दिया गया है कि अदलिया आज़ाद है। उसने वहाँ से ये क़ुव्वत अदलिया को दी है, इसलिए अदलिया को इतने इख्तियार है और वो अपने इख्तियारात का आज़ादाना इस्तेमाल कर सकती, अपने तौर पर नहीं कर सकती। हाँ, ये सब चीज़ें याद रखो। ये सब कुछ जो कुछ होता है ये सब लीगली होता है, क़ानूनी तौर पर होता है, दस्तूर में जो दर्ज है उसके मुताबिक होता है। ठीक है, तो अब अदलिया के जो रहते हैं कि जो अदलिया के अराकीन हैं यानी जज वगैरह, इनको है ना अदलिया की आज़ादी को क़ायम रखने के लिए बहुत यानी अलर्ट रहना पड़ता है, होशियार रहना पड़ता है। उनको बहुत ही अपना काम जो है बहुत दयानतदारी से करने की कोशिश करनी होती है। और ये सब कुछ जो करते हैं उन्होंने, तो इसका मतलब आप ये भी मत समझ लो कि अदलिया आज़ाद है, आज़ाद है तो मतलब कि अदलिया कुछ भी कर सकती, कोर्ट कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर किसी का डर खौफ ही नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है। अगर अदलिया भी यानी जो बता दिया है दस्तूर में, जो क़ानून अदलिया के इख्तियारात में बता दिए गए हैं,
अगर उससे हटती है नहीं, अदलिया वो दायरे से निकलकर बाहर जाकर काम करना चाह रही है, बेजा किसी पर भी पाबंदियाँ आयद करना चाह रही है, चाहे मुखन्ना हो, आमिला हो, शहरी हो, और ऐसे वो फैसले दे रही है, तो वहाँ पर भी अदलिया पर भी रोक टोक होती है। अदलिया को भी इख्तियारात का अपना जो इस्तेमाल है वो बताए गए दायरे में ही करना होता है। अगर वो उससे बाहर जाएगी तो उसके ऊपर भी पाबंदी आयद की जा सकती है, और ये किसके ज़रिए से, ये हुकूमत की जानिब से हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये इस तरह से है ये अदलिया। तो अब देखो, हमने इससे पहले देखा, अब ये सब कुछ देख रहे, तो अब अदलिया क्यों ज़रूरी है? थोड़ा सा सोचिए आप लोग, अदलिया क्यों ज़रूरी है? अगर अदलिया ना होगी तो क्या होगा? तो देखिए, अदलिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसाफ होने के लिए। जब हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में जब रहेंगे तो अलग अलग ख्यालात, अलग अलग सोच, अलग अलग नज़रियात के लोग हैं, और सभी हमेशा गुडी गुडी खुशी खुशी रहेंगे ऐसा ज़रूरी है? नहीं है। आपस में कभी भी इख्तिलाफ हो सकता है, इंतशार हो सकता है, आपसी झगड़े हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में तो ज़रूरी है ना कि कोई इनमें फ़ैसले का काम करे और इंसाफ का काम करे, और ताकि माहौल मेन समाज का वो पुरअमन रहे। तो इसलिए अदालत ज़रूरी है, अदलिया ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर डर खौफ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब अपनी मन मर्जी करेंगे। ठीक है, तो अब ये तो समझ गए। अब हम देखेंगे इसके आगे वाला जो है अदालती आज़ादी। अब अदलिया को जो इख्तियार दिए गए हैं, अदलिया की आज़ादी क्यों अहम मानी जाती है, और अदलिया का जो है मेन काम क्या रहता है? फ़ैसला करना है। ठीक है, यानी जो भी उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तनाज़ात आते हैं, झगड़े वगैरह के आते हैं, उनके मुतालिक वो फ़ैसला करती है क़ानून के मुताबिक, और उनको नाफिज कराती है, यानी अप्लाई भी करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अदलिया की आज़ादी यानी इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अब यहाँ पर जो भी आते हैं अदलिया में, इख्तिलाफ़ात, झगड़े वगैरह जो भी आते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों से मुतालिक ही हो हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कभी कैसा होता है कि जो गवर्नमेंट है यानी हुकूमत है, मरकज़, इनका भी किसी से हो सकता है, यानी कि हुकूमत के ऊपर भी कोई उनके ऊपर भी लगाए जाते हैं इल्ज़ामात कि ये हुकूमत सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इनको भी जवाबदेही देना है। अदलियात में जा सकता है, ये केस भी जा सकता है। ठीक है, या फिर कभी कभी कैसा होता है कि जो बड़े मीन्स ऐसे भी अलग अलग, जैसे कभी क्या होता है कि इनके ऊपर फरियादी बन जाती है हुकूमत, या कभी कभी उन्होंने खुद भी किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये सब चलते हैं। अब हुकूमत के इख्तियार तो ज़्यादा ही है, तो अब यहाँ पर जो शहरियों के जो आते केसेस, तो ठीक है, चलो वो कैसा भी अदलिया उसको हैंडल कर लेगी। लेकिन जब हुकूमत की बात आती है तो वहाँ पर एक ये रहता है कि अरे हुकूमत है ये, अरे गवर्नमेंट है ये, इनके लीडर है, अगर हम इनके ख़िलाफ़ अगर कुछ बोल देंगे, इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देंगे, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? ऐसा एक डर आ सकता है ना भाई। वो जो लोग जज बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ हो सकती है, खौफ हो सकता है, क्योंकि इस किस्म के मुकदमात भी अदलिया में जा सकते हैं। अभी अभी का जस्ट का आप देख लो कि सदारती की अगर बात कर लेंगे तो वहाँ पर अमेरिका में जो हुआ है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है, तो उसमें जो हार गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्या किया था? कोर्ट में ये केस डाल दिया था कि ये जो कुछ हुआ है ये सही तरीके से नहीं हुआ है, दोबारा इलेक्शन लेना है, ये है वो है, और उन्होंने अपनी हार को कबूल नहीं किया था। लेकिन अदलिया ने उनका जो था उसको, ये वहाँ की अदलिया ने कहा कि ये आप गलत कह रहे हो, ये आपका जायज़ नहीं है, हम ये आपकी जो कुछ अर्जी आपने डाली है हम उसको बर्खास्त करते हैं। ठीक है, यानी कि इतने पावरफुल शख्स जो एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बारे में भी अदलिया ने उनके खिलाफ जाकर फैसला सुनाया। तो ये रहता है, यानी कि अदलिया में इस तरह का केसेस आ सकता है, हमारे पास भी होता है, ये तमाम चीज़ें इंडिया में भी होती है। आगे आगे हम आपको इसके भी एग्जांपल्स देते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ लो कि अदलिया में इस तरह से केसेस आते हैं, आम शहरियों के आते हैं, ख़ास लोगों के आते हैं, वीवीआईपी लोग जो होते हैं उनके आते हैं, लीडर्स के भी आते हैं। अब यहाँ पर जो होती है, ऐसी सूरत में अदलिया को आज़ादी रहना ज़रूरी है, ताकि वो जो फ़ैसला करे तो वो बिना किसी डर व खौफ के करे। अगर अदलिया को आज़ादी नहीं रहेगी, यानी कि उसकी मतलब ऐसा डर खौफ का माहौल रहेगा, तो फिर वो सही फ़ैसला नहीं करेगी। लेकिन उसकी नज़र में तो सब बराबर होना चाहिए, और उसका फ़ैसला जो है वो कैसा होना चाहिए? क़ानून के मुताबिक, उससे हट कर नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले कैसा था देखो, जब अगर अदलिया का आज़ादी के तस्वुर, अगर एक जब बादशाह हुआ करते थे तो उनका ये रहता था कि जो भी अदलिया फ़ैसला करेगी तो उनके ख्वाहिश के मुताबिक ही करना।
अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अगर हम देख लेंगे तो उस ज़माने में भी कैसा था कि जो उन लोगों का जो फैसला लेने का रहता था, यानी कि इंडियन जज के पास नहीं जाते थे वो लोग, उनके जो गोरे होते थे अंग्रेज उनके पास होता था। और इंडियंस का अगर केस रहा तो वो दोनों के पास भी, यानी कि वो जो अंग्रेज भी उनका फैसला दे सकते थे, यानी ऐसा अदम मसावत था। तो ये नहीं होना, यानी सब एक जैसे, सबका फैसला एक ही पैमाने पर हो। जैसे कि अपने पास देखिए हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला, उनका इंसाफ मशहूर है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, उन्होंने गलत काम किया तो उन्हें भी कोड़े लगवाए थे। तो इंसाफ इस किस्म का होना चाहिए। तो ये कब होगा, ये कब पॉसिबल है, जब अदलिया को इख्तियारात दिए गए हो ऐसे, और वो आमिला और मुखन्नना ये दोनों से बिल्कुल आज़ाद हो। और ये नज़रिया कब आया, जमहूरियत के क़याम के बाद। जब जमहूरियत कायम हो गई, अवाम को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए, तो ये चीज़ आ गई कि अदलिया को आज़ाद रहना, ये किसी के अंडर नहीं रहना। अगर ये आमिल और मुखन्नना के अंडर रहेगी तो ये सही फ़ैसला नहीं कर सकेगी। सही बात है ना, अगर अपने से बड़े के अपने को उसके अंदर रख दिया और उन्होंने बोला कि अगर उनके खिलाफ अगर कुछ भी गए कि हम आपको निकाल देंगे, तो फिर वो डर के कर सकेंगे क्या फ़ैसला? नहीं कर सकते। तो अब अमेरिका दुनिया का जो है सबसे पहला मुल्क है। अब हमको कंपेरेटिव चलते हुए चलना है कि वहाँ पर सबसे पहले अदलिया को आज़ादी के इख्तियारात दिए गए थे। और उसमें सबसे पहले अगर आज़ादी के उसमें अगर हम आता है तो कैसा रहता है कि जो जजों की जो तकर्रुरी रहती है वहाँ से शुरुआत होती है। अदलिया की आज़ादी, ठीक है, अदालती आज़ादी क्या है? तो अदालती आज़ादी आप समझो, अदलिया आज़ाद है अपने फ़ैसले देने के मामले में, अदलिया आज़ाद है मुखन्नना और आमिला से। अदलिया की आज़ादी में ये भी आएगा कि वहाँ पर जो जजों की तकर्रुरी होती है, अमेरिका में हो या हमारे पास, ये तकर्रुरी किसके ज़रिए से होती है? सदर करता है, लेकिन उसको ये करते वक्त जो है सीनेट की मंजूरी भी हासिल करना होती है, ठीक है, यानी इस तरह से। और वो एबिलिटी भी देखते हैं, किसी की भी तकर्रुरी किसका भी रिश्तेदार नहीं। उसी के साथ उनकी जो नौकरी की जो एज लिमिट है तो वो उनको उनके पास तो ताहयात है, यानी जब तक कि आप जिंदा है तब तक रह सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट का इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई रिटायर्ड होना चाहता है तो वो हो सकते, ठीक है। ये तो हो गई, क्यों? अगर ये जॉब की मतलब नहीं रहा, फिक्सेशन नहीं रहा, तो फिर इंसान डर डर के फैसले देगा कि मेरी जॉब चले जाएगी, फिर मेरी कितनी परेशानी होगी। लेकिन यहाँ पर ये कर दिया गया है, ये फिक्स कर दिया गया है कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ है कि जो जज वगैरह होते हैं उन्होंने कानून की अगर खिलाफ वर्जी की, गलत उन्होंने फैसले दिए, दस्तूर से हटकर फैसला अगर उन्होंने दिया, तो उनको भी ओहदे से हटाने का इख्तियार दिया गया है। और ये हटाएगा कौन? अमेरिका में जो है कांग्रेस की मंजूरी लेना ज़रूरी है। और हमारे पास जो देखेंगे, अगर हम भारतीय दस्तूर में देखेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही है, तकर्रुरी की जाती है तो काबिलियत अहलियत की बुनियाद पर की जाती है सदर के ज़रिए से। हाई कोर्ट के जज की और सुप्रीम कोर्ट जज और दिगर जजों की मुद्दत तय है, उनकी एज लिमिट है 62-65 ऐसी ही रखी गई है। और अगर उन्होंने भी अगर क़ानून को पामाल किया है तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसके ख़िलाफ़ तजवीज़ पेश की जाती है, और वो बहुत लंबी चौड़ी तजवीज़ रहती है, मीन्स वो तहरीक जो उनके ख़िलाफ़ चलाई जाती है, पूरी इंक्वायरी की जाती है। और अगर देखा जाए कि उसमें जज ने सच में अगर गलत अमल किया है तो फिर उसको ओहदे से हटाया जा सकता है, ईजीली नहीं। अगर ईजीली किसकी भी अगर खिलाफ गए, कि कोई लीडर के खिलाफ गए कि उठाए कि उन्होंने उसको हटा दिया जज को, नहीं। अगर ऐसा होगा तो अदलिया की आज़ादी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। और ये चीज़ मेन समझ लो आप, अगर अदलिया की आज़ादी नहीं रहेगी तो फिर इंसाफ ही नहीं होगा, और इंसाफ नहीं होगा तो फिर कैसा होगा? फिर वही जंगल राज हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से, ठीक है। तो ये था आज हमने देखा अदलिया के बारे में, किस तरह से क्यों ज़रूरी है अदलिया, और अदलिया की आज़ादी कैसी होनी चाहिए, और अमेरिका में कैसी है, भारत में किस किस्म की अदलिया को आज़ादी दी गई है। ये फर्स्ट आज हमने पार्ट देख लिया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट वन है, भारत का अदालती निज़ाम, इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए फिर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।